नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अधीक्षक बाल देख रेख के अंतर्गत कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। इस एमसीक्यू को करने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि आने वाले समय में जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस पैटर्न पे, किस आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा एक चीज और जान पाएंगे आप कि हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न हैं। अगर कोई, जैसे अभी तो फ्री में कुछ है नहीं, टेस्ट में तो सारा पेड है, तो जो लोग पेड वाला लेंगे उससे पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले। तो ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। आप भी खुद बना करके देखिएगा और नीचे कमेंट भी करते जाइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हुआ, कौन सा उत्तर गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा तो मैं देख भी पाऊंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर पाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आपका उत्तर सी है तो सी लिखिएगा, डी है तो डी लिखिएगा, ऐसे कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017। इन दो टॉपिक से यहां पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा इसमें है वैसे टेस्ट में भी इसी प्रकार से चीजें मिलेंगी। और जैसा कि यहां पे लिखा गया है, टेस्ट सीरीज में 5 प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे जो कि वर्तमान पैटर्न पर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, तो उसको हमने समराइज करने का या फिर शामिल करने का प्रयास किया है। जैसे वन लाइनर प्रश्न होते हैं तो पुराना ट्रेडिशनल है, अब नया पूछेगा तो कथन कारक वाला प्रश्न, 3 कूट वाला, क्रमबद्ध वाला, सही जुड़ान। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होऊंगा क्योंकि आप टेस्ट सीरीज देंगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे फोकस नहीं रहने वाला हूं। पहला प्रश्न कहता है, पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार विचार करें। पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार विचार करें। कथन दिया है, 3 कथन है और पूछता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहला कथन देता है कि धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत दंड केवल कठोर कारावास हो सकता है, साधारण कारावास नहीं हो सकता। दूसरा कथन कहता है 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक पर प्रवेशन हमला करने पर न्यायालय न्यूनतम 20 वर्ष से कम सजा नहीं दे सकता। तीसरा कथन कहता है कि धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार जुर्माना केवल दंड का हिस्सा है, पीड़ित को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार से 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो ये जुर्माना एक तरीके से हर्जाना शब्द प्रयोग किया जाता है। हर्जाना मतलब पीड़ित को पैसा दे दिया जाता है उसके मेडिकल कंडीशन या फिर पुनर्वास आदि को ध्यान में रखकर, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। अब बात रही 1 और 2 की, तो पहला कहता है कि धारा 4 की उपधारा 1 कहता है कि इसके अंतर्गत दंड केवल कठोर कारावास हो सकता है, साधारण कारावास नहीं हो सकता। तो यह कथन भी गलत होगा क्योंकि दोनों प्रकार के कारावास देने की व्यवस्था है। तो यहां पर केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मिनिमम 150 शब्दों में देने की कोशिश है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। अगर आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इस चीज को देखिए, ये काफी डीप का प्रश्न है और अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार मानसिक बीमारी की कानूनी परिभाषा से किसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया? धार्मिक विश्वासों पर आधारित व्यवहार को, चिकित्सीय निदान आधारित लक्षण, जैविक कारणों से उत्पन्न विकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से जुड़े संकेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें हमने पढ़ाया भी हूं और डिस्क्रिप्शन उसमें टेस्ट देंगे तो टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए
जोड़ी मिलाना है। धारा 28 की उपधारा 2 पॉक्सो के अंतर्गत पूछा है, पॉक्सो के अंतर्गत जोड़ी मिलाना है कि कौन सा किसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जोड़ी मिलाइए। 28 की उपधारा 2, 30 की उपधारा 2, 28 की उपधारा 1 और 30 की उपधारा 1, इसको जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहला देखें, 28 की उपधारा 2 किसके विषय में बात करता है? यह बात करता है संयुक्त अपराधों वाले अपराधों के विचारण संभव के विषय में, यानी कहता यह है, इसमें 28 की उपधारा 2 में हमने पढ़ा भी होगा, अगर कोर्स आप लिए होंगे तो उसमें ध्यान आ रहा होगा आपको कि जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं वो विशेष न्यायालय मुख्य रूप से पॉक्सो के अंतर्गत जो केस होते हैं 2012 पॉक्सो 2012 के अंतर्गत जो वाद होते हैं, परिवाद होते हैं, जो केस होते हैं, जो आरोप होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए होता है। लेकिन अगर पॉक्सो के साथ कोई अन्य आरोप भी लगा है उस पर, तो उसकी भी सुनवाई वही कोर्ट कर लेगा, विशेष न्यायालय। उसके लिए अलग अलग कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉक्सो लगा और उसने चोरी भी की तो वो एक ही जगह पर सुनवाई हो जाएगी। तो इस तरीके से धारा 28 की उपधारा 2 के लिए हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। यानी यहां पर अगर इसे मिटा दें तो आप देखेंगे 1 का 2 केवल एक ही जगह पर है। इस प्रकार से भी आप कर सकते थे, बाकी आप जोड़ी मिलाकर के देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है। कथन और कारण वाला प्रश्न है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार अग्रिम निर्देश एडवांस डायरेक्टिव को किसी भी परिस्थिति में रद्द किया जा सकता है। अग्रिम निर्देश कब दिया जाता है? हो सकता है कि मैं भविष्य में बीमार पड़ जाऊं तो उसके लिए मैं बता सकता हूं कि मुझे इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना, ये दवाई देना, ये दवाई ना देना। आपको याद आ रहा होगा कौन सा? मेरे ख्याल से हम लोग इसको धारा 5 से पढ़ना शुरू किए थे, और धारा 5 मतलब अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 2 या अध्याय 3 में ये है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत अध्याय 2 या अध्याय 3 में है, जिसमें हम लोग अग्रिम निर्देश के बारे में पढ़ते हैं और धारा 5 से शुरू होता है। अध्याय 3 होगा मेरे ख्याल से। कारण कहता है कोई भी परिवार सदस्य उसे चुनौती दे सकता है, परिवार का सदस्य उसे चुनौती दे सकता है। क्या कथन कारण सही? ऐसे प्रश्न आएंगे आपके दिमाग घूम जाएंगे। सही उत्तर वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। अब ये क्यों गलत है, क्यों सही है, इसके लिए आपको टेस्ट में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से पढ़िएगा, और क्लास अगर की है तो क्लास में तो बताया ही गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार आपात उपचार के समय अग्रिम निर्देश का पालन न करने का सही क्रम पहचानिए। यानी कहता यह है कि जब आपात उपचार होगी तो हालांकि आपने अग्रिम निर्देश पहले से दे रखा है, लेकिन उसको फॉलो नहीं भी किया जा सकता है। तो कौन से कंडीशन में फॉलो नहीं किया जाएगा और उसका सही क्रम क्या होगा, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। सबसे पहला कहता है इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला होता है जीवन सुरक्षा का तात्कालिक जोखिम होगा, यही पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरा कहता है चिकित्सा निर्णय विलंब में मृत्यु का खतरा, दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर अग्रिम निर्देश का अस्थायी प्रभावहीन होना, तीसरा हो जाएगा। बाद में समीक्षा बोर्ड रिपोर्ट निवेदन, चौथा हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा 1 2 3 4 डायरेक्ट यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक क्रम वाला प्रश्न पूछा है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट के अनुसार धारा 19 की उपधारा 2 में रिपोर्ट दर्ज करने की सही क्रमिक प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, इसी के लिए चाहिए कंसेप्ट। इसी के लिए मैं मतलब कोर्स में बहुत बच्चे बोल रहे थे कि कितना लंबा पढ़ा रहे हो, कितना लंबा पढ़ा रहे हो, क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो। प्रश्न नहीं बन रहा है उन्हीं बच्चों का, तो पढ़ना पड़ता है।
तो पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेस्ट दीजिए, टेस्ट से बहुत इंप्रूवाइज कर सकते हैं आप अपने आप। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा प्रविष्टि संख्या में अंकित करना, सबसे पहला आएगा। अगर इसमें देखो सूचना देने वाले को पढ़ के सुना, हाँ, फिर प्रविष्टि संख्या में जब अंकित हो जाएगा ये पहला आ जाएगा, उसके बाद उसे सूचना देने वाले को पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके बाद पुलिस की पुस्तिका में दर्ज कर दी जाएगी। यानी प्रविष्टि संख्या में अंकित करने के बाद सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया गया, यदि वो सुन करके उससे असहमत होता है तो उसे सुधार भी दिया जाएगा, जिसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार नामांकित प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि के नाम से पढ़ते हैं या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, अंग्रेजी में कई बार शब्द का प्रयोग किया हूं मैं क्लास में। नामांकित प्रतिनिधि किस स्थिति में व्यक्तियों के लिए वैध चिकित्सीय निर्णय ले सकता है? कौन सी कंडीशन होगी जब नामांकित प्रतिनिधि स्वयं निर्णय, मतलब नामांकित प्रतिनिधि को निर्णय लेने का अधिकार होगा? जब व्यक्ति स्वयं निर्णय में सक्षम हो। तो जब व्यक्ति स्वयं निर्णय में सक्षम होगा तो नामांकित प्रतिनिधि के पास कोई पावर नहीं होगा, सारे पावर उसी के पास होगा। तो क्या जब स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा तब की स्थिति में क्या वह अग्रिम निर्देश दिया गया है उसको पालन किया ही जाएगा? नहीं, सबसे पहले उसके विचार को जाना जाएगा। दूसरा, जब व्यक्ति निर्णय अक्षम पाया जाए, बिल्कुल सही हो सकता है। जब परिवार प्रतिनिधि को अधिकृत करे, नहीं। जब चिकित्सीय प्रतिनिधि को सलाह दे, नहीं। जब वह निर्णय नहीं ले सकता तब की स्थिति में जो एनआर होगा, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो निर्णय लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कथन और कारण, कथन कथन, तीन कथन वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2000 कौन सा है? 8। हाँ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार बताइए कौन कौन सा कथन सही। यदि व्यक्ति अपने बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाए लेकिन उसका उद्देश्य शिक्षण बताता हो तो धारा 11 लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बार बार संपर्क करना लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। बालक को अपना शरीर दिखाने के लिए फुसलाना धारा 11 के अंतर्गत अपराध है। सही उत्तर क्या होगा? यह गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार से लैंगिक सामग्री दिखाया जाता है तो अपराध होगा, बहाना शिक्षण का नहीं चलेगा। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी डिटेल बहुत अच्छा है, पढ़िएगा, टेस्ट में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिलाने के लिए बोल रहे हैं, सही जोड़ी मिलाओ। धारा 18 क्या कहता है, धारा 102 क्या कहता है और धारा 21 क्या कहता है? तो धारा 18 क्या कहता है? न्यूनतम प्रतिबंध उपचार कहता है, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की। ठीक, फिर उसके बाद धारा 102 कहता है जीवन रक्षा हेतु मजिस्ट्रेट आदेश, और 121 कहता है गोपनीय संरक्षा। यानी क्या हो जाएगा? सी का ए हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो टेस्ट में पढ़िए, क्लास में भी पढ़िए। क्लास भी अभी देरी नहीं हुआ है, क्लास लेकर के भी पूरा जूझ करके पढ़ा जा सकता है। ये वैकेंसी फिर तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे 10 सालों तक ये वैकेंसी आएगी, और 10 साल बाद भी आता है तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं उस टाइप से कि आप इसके लिए कुछ कर पाएंगे। पॉक्सो एक्ट 2012 के अध्याय 6 के अनुसार पुलिस द्वारा बालक का कथन अभिलिखित करते समय सही क्रम बताइए। पहला कहता है कथन बालक के निवास या पसंद की जगह पर अभिलिखित की जाएगी। दूसरा कहता है कि अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, महिला अधिकारी एसआई रैंक से कम नहीं होगी, अभियुक्त को दूर रखा जाना, अभियुक्त से दूर रखा जाना। कौन सा होगा सही क्रम? तो सही क्रम हो जाएगा ए, 1 3 2 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा भी है कैसे क्रम सही पूछा है। धारा 24(1), धारा 24(2) ऐसे करके पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी क्रम वाला प्रश्न है।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार स्वैच्छिक भर्ती से पहले किस क्रम में कार्य किया जाना चाहिए? क्षमता मूल्यांकन, सूचना परामर्श प्रदान करना, नामांकित प्रतिनिधि को सूचना देना यदि लागू हो तो, या स्वैच्छिक सहमति दस्तावेज करना। तो सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहला तो सूचना और परामर्श प्रदान करना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक। फिर दूसरा आ जाएगा क्षमता मूल्यांकन, ये हो गया दो। तीसरा नामांकित प्रतिनिधि को खबर किया जा सकता है, ये तीन यदि लागू हो तो। और फिर स्वैच्छिक सहमति दस्तावेज करना, तो चार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले दो आएगा फिर एक आएगा, तो पहले दो, ये फिर एक, फिर तीन, फिर एक। ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 में मृत्यु की स्थिति में रिपोर्टिंग केवल परिवार को अनिवार्य है। ठीक, अधिनियम में निजी गोपनीयता के अधिकारों पर परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है। बताइए कौन सा सही होगा? क्या होगा? ए सही होगा और आर गलत होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार, डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, 12 वाला क्यों नहीं समझ में आया तो पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार विचार करना है। तीन कथन है और बताना है। धारा 14 के अनुसार पहली दोष सिद्धि पर न्यूनतम दंड 5 वर्ष का कारावास है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दो कहता है दूसरी दोष सिद्धि पर 10 वर्ष का कारावास है। कथन 3 कहता है कि तीसरी दोष सिद्धि पर, यानी सॉरी 3 कहता है धारा 14 की उपधारा 2 के अंतर्गत यदि बालक के साथ संबंधित कृत्य धारा 3, 5, 7 या 9 में आता है तो उनके दंड भी अलग अलग जोड़ दिए जाते हैं। क्या होगा उत्तर? बताइए, सोच के देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला तो बात यह होगा कि पहली दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी दोष सिद्धि पर 10 वर्ष का कारावास गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अलग अलग जोड़ दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 3 सही होगा। अब 14 नंबर देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार किसी संस्थान के पंजीकरण नवीनीकरण से पहले कौन सा क्रम आवश्यक है? राशि शुल्क का भुगतान, वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजना, निरीक्षण और अनुपालन रिपोर्ट बनवाना, कर्मचारियों की योग्यता प्रमाणित करना। कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले तो वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजना पहला हो जाएगा। फिर आ जाएगा निरीक्षण और अनुपालन रिपोर्ट दूसरा हो जाएगा। फिर आएगा कर्मचारियों की योग्यता 3 आ जाएगा। उसके बाद राशि का भुगतान 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक सबसे आखिरी में आएगा तो एक सबसे आखिरी में है ही, किसी को काट नहीं सकते। और 2 सबसे पहले आएगा तो 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 9 के बाद आएगा आपका 3, 2 के बाद 3 इसमें नहीं, तो काट दो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार कथन कारण दिया गया है, उसको बताना है। प्रवेशन लैंगिक हमला सिद्ध करने के लिए प्रवेश का किसी भी सीमा तक होना पर्याप्त है। प्रवेश की गहराई या मात्रा का अपराध की स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर धारा 3 के अनुसार, कारण कहता है धारा 3 के अनुसार प्रवेश की घटना भर से अपराध पूर्ण हो जाता है। शारीरिक चोट, रक्तस्राव, चिकित्सीय प्रमाण होना अनिवार्य नहीं। क्या होगा उत्तर? पॉस्को खतरनाक क्यों है? इन्हीं सब क्लॉज की वजह से खतरनाक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कहता है मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन कहता है अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चिकित्सक की मर्जी से सार्वजनिक की जा सकती है। कारण कहता है कि अधिनियम गोपनीयता के नियमों का विशेष प्रावधान देता है जो केवल सीमित अपवादों में ही खुलासा अनुमति देता है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखें तो आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर सब बराबर है। कहता है अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चिकित्सक की मर्जी से सार्वजनिक की जा सकती है। बिल्कुल गलत है। क्यों? जब भी उसकी जानकारी सुनिश्चित की जाएगी, क्या बोलते हैं, प्रसारित की जाएगी, मतलब खुलासा किया जाएगा, गुप्त नहीं रखा जाएगा, तब की स्थिति में कोर्ट उसे अनुमति देगी या कोर्ट आदेश करेगी, तब ऐसा होगा। तो यह कथन तो गलत हो गया। कारण क्या है? अधिनियम गोपनीयता के नियमों का विशेष प्रावधान देता है जो केवल सीमित अपवादों में ही खुलासा अनुमति देता है। यानी जब कोर्ट कहे तभी खुलासा की अनुमति देगा। इसका मतलब आर तो सही है, इसका मतलब ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो पंजीकरण रद्द होने के अतिरिक्त किस प्रकार का औपचारिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। सूचनात्मक चेतावनी और सुधारात्मक निर्देश, अनिश्चितकालीन जेल सजा, संस्थान का तत्काल और स्थायी निषेध, समुदाय द्वारा संस्थान का स्वैच्छिक नियंत्रण। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो छोड़िए, लेकिन पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। पॉक्सो एक्ट के अनुसार धारा 26, जब मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित कर रहे हों तब अतिरिक्त सहायता के संबंध में सही व्यवहारिक क्रम क्या होगा? और उस क्रम को बताया है स्टेप वाइज। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 18 होगा ना? हाँ 18 पहुंच गए। स्टेप वाइज बताया। पहला कहता है आवश्यकता पर अनुवादक दुभाषी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा स्टेप कहता है बालक के माता पिता या जिस बालक पर का भरोसा हो उसकी उपस्थिति में अभिलिखित करना। तीसरा कहता है मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बल बालक के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेना। कौन सा होगा पहले? सबसे पहला तो होगा कि उसका जो बयान लिया जाएगा वो लिया जाएगा उसके माता पिता या उसके संरक्षक की उपस्थिति में, यानी दो सबसे पहले आ जाएगा। फिर कहता है कि यदि आवश्यकता हो तो अनुवादक दुभाषी की व्यवस्था की जाएगी, तो ये आ जाएगा पहले। इसके बाद और तीसरा शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल हो तो तीसरा स्टेप आ जाएगा। तो दो मतलब क्या होगा? पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी। पढ़िएगा, पढ़ाया हूं, इसी तरीके से पढ़ाया हूं कि सारे प्रश्न बन जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 4 के संदर्भ में पहला कथन कहता है निर्णय क्षमता तभी मानी जाएगी जब सूचना समझ, परिणाम समझ और निर्णय अभिव्यक्ति तीनों पूर्ण हो। यानी वो सूचना को समझ सके, परिणाम को भी समझ सके और अपने निर्णय को व्यक्त कर सके, तब माना जाएगा कि निर्णय क्षमता किसी व्यक्ति के अंदर है। दूसरा कहता है यदि व्यक्ति परिणाम समझने में असमर्थ है तब भी वह मानसिक स्वास्थ्य निर्णय लेने में सक्षम माना जाएगा। तो भैया नहीं है, पहला कथन अगर गलत है तो दूसरा कारण गलत मतलब सही है, तो इसको गलत मानना पड़ेगा। तो ये सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 में अग्रिम निर्देश किससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कहता है अग्रिम निर्देश केवल लिखित रूप में ही वैध माना जाता है। ठीक। दूसरा कथन कहता है आपातकालीन उपचार की स्थिति में अग्रिम निर्देश स्वतः निरस्त माना जाता है। तीसरा कथन कहता है अग्रिम निर्देश का
पंजीकरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड में किया जाता है। चौथा कथन कहता है अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधि के निर्णय में टकराव हो तो प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम होता है। कौन सा सही? सबसे पहले तो चौथे कथन से देखता हूं कि जब अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधि के निर्णय में टकराव हो तो किसका सही माना जाएगा? तो अग्रिम निर्देश का सही माना जाएगा। तो एक कथन तो गलत हो गया, तो 4 गलत हो गया, इसको काट दिया। दूसरा देखता हूं, अग्रिम निर्देश का पंजीकरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो मतलब 3 तो सही हो गया, मतलब 3 होना ही चाहिए जिसमें भी होगा। ठीक, अगला देखते हैं, आपातकालीन उपचार की स्थिति में अग्रिम निर्देश स्वतः निरस्त हो जाता है। स्वतः निरस्त नहीं होता, इसे निरस्त करवाना या करना पड़ता है। बोर्ड के सामने सारी चीजें जो भी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसका मतलब स्वतः निरस्त नहीं होता, मतलब 2 तो नहीं होगा, और 2 नहीं होगा मतलब 1 भी हो सकता है, मतलब डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक, अब पहला भी देख ले, अग्रिम निर्देश केवल लिखित रूप में वैध माना जाता है, ये भी सही हो गया, यानी हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें थी, इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम इसमें केवल 20 प्रश्न देख रहे हैं। आगे आपको अगर कुछ करना है, मतलब करना है का मतलब आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अधीक्षक के लिए है, जिसमें 25 टेस्ट है। इस 25 टेस्ट में 22 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज है, और 3 टेस्ट जो है ये है मेगा टेस्ट। इसमें सभी प्रकार के पेपर क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज चल रही। और अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है मेरे दोस्त, तो 1 महीना है, जी जान लगा दीजिए, कोर्स भी आप ले सकते हैं। थोड़ा महंगा है और जगहों से, लेकिन आप ले सकते हैं। लेकिन टेस्ट तो हर बच्चे को देना ही चाहिए जो इस एग्जाम को दे रहा है, तो टेस्ट आप जरूर ज्वाइन करिए। नंबर दे देता हूं 94 064 21 014। इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, जो भी लेना हो आपको। टेस्ट लेना हो तो टेस्ट, और कोर्स लेना हो तो कोर्स। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हैं। वैसे अगर टेस्ट लेना हो तो आप डायरेक्ट ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार।